ये म्यूजिक है वन शॉट का पार्ट 1 ऑफ 2 है। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया और ये सभी सही से याद कर लिए तो आपके 30 में से 15 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे और अगली वीडियो में बाकी के 15। तो सबसे पहले आता है टाइम थ्योरी ऑफ रागा। इसे अच्छे से याद करना है क्योंकि ये बस 2 पेजों का है और इसके 6 मार्क्स का वेटेज है, यानी कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा म्यूजिक के एग्जाम में। तो सबसे पहले कि टाइम थ्योरी ऑफ रागा में ये आता है कि टाइम के बारे में हमें सबसे पहले वो करनी है टाइम की बढ़ाई, कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो टाइम की वैल्यू करता है वो है ना सक्सेस बन जाता है। ऐसे सबसे पहले हम टाइम की बढ़ाई करेंगे। फिर बाद में आता है कि म्यूजिक में भी ऐसे ही टाइम का महत्व है कि टाइम सही टाइम से बजाना सही है। जैसे कि राग भैरव को मॉर्निंग में बजाया जाता है और राग सारंग को दोपहर में। ऐसे ही कई राग वो सीजन्स के अनुसार भी बजाई जाती है। जैसे कि राग मेघ, मेघ नाम से ही पता चल गया कि बारिश के मौसम में। मलर भी बारिश के में। राग बहार थोड़ा सा बसंत जैसा लग रहा है, यानी कि बसंत में। राग काफ़ी गाई जाती है होली में। तो ये और इन रागों को मौसमी राग कहते हैं क्योंकि ये मौसम के अनुसार गाते हैं। फिर बाद में अगला आता है पूर्वांग एंड रंगवादी राग, यानी कि जो सप्तंग होता है सा रे गा मा पा धा नी सा। अब उसके अंदर जो जिन रागों का वाद्य स्वर है ना फत्थाप से होता है, यानी कि इनमें से होता है, वो तो कहलाते हैं वो पूर्वांग राग। यहाँ पे ऐसा नहीं है। और जिनका वाद्य स्वर इस सेकंड वाले में से होता है वो कहलाते हैं उद्रंग वाद्य राग। अब ये पूर्वांग वाद्य रागों को हम 12 PM से 12 AM के अंदर गाते, यानी कि दोपहर के 12 बजे से रात तक। वो ये उद्रंग वाद्य रागों को हम गाते हैं वो रात के 12 से सुबह के 12 बजे तक। फिर बाद में इनकी और 3 कैटेगरी है कि कौन सा स्वर होता है और कौन सा कोमल के मुताबिक। तो सबसे पहले आते हैं द द कोमल स्वर राग, यानी कि जिन रागों में र और द कोमल हो। इन्हें 4 से 7 में गाया जाता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। और जो मॉर्निंग में गाते हैं उन्हें संधि प्रकाश राग कहते हैं, मॉर्निंग 4 to 7 में। और उनका एग्जाम्पल है भैरव। और जो मारवा पूर्वी जैसे राग है जिन्हें हम इवनिंग में गाते हैं उन्हें कहते हैं सायकालीन संधि प्रकार राग, क्योंकि शाम यानी कि सायकालीन। और इन्हें वो शाम को 7 से 7 के बीच में गाया जाता है। मॉर्निंग रागों में वो मध्यम शुद्ध होता है और इवनिंग रागों में मध्यम तीव्र है। अब अगला आता है र द शुद्ध स्वर राग। इन रागों को हम 7 से 10 गाते हैं मॉर्निंग में, यानी कि 7 AM to 10 AM। और इवनिंग में भी गाते यानी कि 7 PM से 10 PM। और इन्हें ऐसे पहचान कर सकते हैं कि जिनमें र और द शुद्ध हो वो ये वाली होंगी र द शुद्ध स्वर राग। फिर अगली आती है ग एंड नी कोमल। ये हमें पढ़ के ही पता चल गया इन रागों में गा और नी कोमल होता है। अब ये रागों का डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ेंगे। इन रागों को हम सभी रागों को गाने के बाद में गाया जाता है। इनका गाने का टाइम वैसे तो 10 से 4 का भी माना जाता है, लेकिन है ना एक कॉन्ट्रडिक्शन भी है। एक कई लोग इसे वो मानते 12 से 4 का, लेकिन ज़्यादातर लोगों का 10 से 4 का मान है, क्योंकि ये बाकी रागें हो गई ये 4 से 7, ये 7 से 10। तो बाद में बचे हुए टाइम में 10 से 4 ये वाली राग गाई जाती हैं। लेकिन कई कई बार कुछ एक लोग आराम कर लेते हैं तो वो 12 से 4 गा लेते हैं, लेकिन लगभग लगभग 10 से 4 ही गाते हैं। तो फिर बाद में ये 10 से 4 गाई जाती है सुबह भी और शाम भी। और इनके एग्जाम्पल ये भैरवी, टोडवी, असावरी और काफ़ी। इसके बाद में आती है बायोग्राफी। ये बायोग्राफी भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ये 3 बायोग्राफी है और इन 3 के 3 नंबर कन्फर्म्ड है। इनमें से कोई भी एक आएगी जिसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा और वो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आया है ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। तो इसका जन्म हुआ था, ही वाज बोर्न ऑन 2 अप्रैल 1902 में, कहाँ पे, कसूर पाकिस्तान में। और इसके पिताजी भी एक सिंगर थे। इसने अपने वो अंकल से ट्रेनिंग ली थी जिनका नाम था काले खान। और इनके अंकल की मौत के बाद में इन्होंने म्यूज़िक अपने पिता से सीखा था। ये 1940 में फेमस हो गए थे और इन्होंने 1940 में ही एक संगीत सम्मेलन में भी भाग लिया था कलकत्ता के में, उसके थ्रू वो और भी फेमस हो गए थे।
और 1943 में उन्होंने गया सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उनके सबसे सक्सेसफुल कंसर्ट ये वाले: मुंबई संगीत सम्मेलन 1944, बिहार संगीत सम्मेलन और बंगाल संगीत सम्मेलन। इन्होंने इंडिया को छोड़ दिया था 1947 के बाद में, लेकिन ये पाकिस्तान में खुद नहीं थे, इसलिए इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि उन्हें मुंबई में रहने दें। फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें परमिशन दे दी मुंबई में रहने की। इन्होंने एक मूवी आई थी मुगल आजम, उसमें इन्होंने तानसेन का रोल प्ले किया था। और 1960 में ये पैरालाइज हो गए, जिसके कारण इलाज में इनकी सारी वेल्थ चली गई थी। तो फिर बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्हें 5000 रुपीज़ का एड प्रोवाइड किया था। इनका नेचर सिंपल भी था और अच्छा भी था। वो पंजाबी ठुमरी में बहुत अच्छे थे। 1962 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था और पद्मा भूषण भी। इनकी मौत हो गई थी 25 अप्रैल 1968 बगीबाग पैलेस पे। और इनके स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट है, इन्होंने ये क्लब बनाया, माल्टी गिलानी ने एक क्लब बनाया बड़े गुलाम अली खान इनकी याद में। फिर बाद में अब अगले आते हैं ये पंडित श्री शंकर राव शंकर। इनका जन्म हुआ था 21 जुलाई 1894 साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली में, जो कि ग्वालियर में थी। इनके पापा श्री शंकर राव इनके पहले म्यूजिक टीचर थे। इनमें से लगभग के में उनके फादर ही पहले म्यूजिक टीचर थे, बस उस्ताद फैयाद खान के अलावा, क्योंकि इनके फादर नहीं थे, इसलिए इनके ग्रैंडफादर इनके पहले म्यूजिक टीचर थे। तो फिर बाद में वो पहले म्यूजिक टीचर थे। उसके बाद में इन्होंने हद्दू खान से ट्रेनिंग ली, हद्दू खान और नत्थू खान। इनका नेचर बहुत सिंपल था और इनकी लयकारी सिंगिंग में भी ब्रिलियंट थी। ये रागों की प्योरिटी यानी कि शुद्धता पे फोकस करते थे और इनका रागों पे बहुत अच्छा काबू था और इनकी आवाज़ में दम था और तेज़ थी वो। और ये तेज़ आवाज़ होना, एक्सीलेंट होना, ये कैरेक्टरिस्टिक भी है ग्वालियर घराना का। वो ताना और अलाप को तीनों ऑक्टेव में गा पाते थे, यानी कि मध्यम और वो मध्यम सरज, वो तीनों ऑक्टेव में। इन्हें एक राइटर भी थे, इन्होंने कई बुक लिखी थी, जिनमें से कुछ ये वाली: संगीत प्रवेश, संगीत सरगम सार, संगीत लाभ संसार। और नए किंग, ग्वालियर के नए किंग का भी वो म्यूजिक टीचर बनाया गया था और उनके नए किंग की बहन का भी, जिसका नाम कमला था, उनका भी म्यूजिक टीचर बनाया गया था राजा सतारा से, यानी कि जो सतारा राजा थे उन्होंने इन्हें अपने बेटे और अपनी बेटी का म्यूजिक टीचर बनाया था 1913 में। लेकिन फिर बाद में इन्होंने कोर्ट को छोड़ दिया और ये खोल दिया ओपन्ड, यहाँ पे यहाँ की जगह डी है, ND ओपन्ड शंकर गंधर्व विद्यालय स्कूल। ये स्कूल खोली इनके पिता के नाम पे, क्योंकि इनका पिता का नाम भी था श्री शंकर राव, तो इन्होंने इस नाम पे स्कूल खोल ली। और 1926 में इन्हें वापस से ना कोर्ट सिंगर बना दिया गया, वो ग्वालियर का आलिया काउंसिल के द्वारा। इन्हें संगीत अलंकार अवार्ड मिला था 1947 में, पद्मा भूषण 1973 में, तानसेन अवार्ड 1980 में। और इनके बेटे लक्ष्मण रविशंकर, प्रोफेसर साराचंद बाला साहेब पूछवाला एंड इज ग्रैंडडॉटर मीटा पंडित बहुत फेमस आर्टिस्ट बने। ये मर गए फिर बाद में 22 अगस्त 1989 में ग्वालियर में। तो फिर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ग्वालियर नहीं, ये ग्वालियर है। तो ये 22 अगस्त 1989 में ग्वालियर में मर गए। फिर बाद में अगले आते हैं उस्ताद फैयाज खान। इनका जन्म 1886 में हुआ था। इनके पिताजी सफदर हुसैन भी जल्दी मर गए थे, इसलिए इनके ना वो दादाजी द्वारा बड़ा किया गया था। और इनके दादाजी ने इन्हें संगीत की शिक्षा भी दी थी जब तक ये 25 साल के नहीं हो गए। फिर बाद में ये बहुत अच्छा गाते थे, जिससे इनकी ऑडियंस बहुत से इम्प्रेस होती थी। और जब वो स्टेज पे आते थे तो वो एकदम पहलवान के जैसे लगते थे, क्योंकि वो एकदम हट्टे खट्टे थे। उनकी हाइट भी 6 फीट थी, उनके
वो हाथ भी बहुत ताकतवर थे, उनके बड़ी बड़ी मूर्छें थी, और वो एक बहुत अच्छे क्रिएटर और कंपोजर भी थे। वो अपनी रचनाओं में अपना नाम, जैसे कि कोई भी गाना या कोई पोयम पायम, उनमें अपना नाम प्रेम पिया लिखते थे। उनकी वॉइस फ्लेक्सिबल और ब्यूटीफुल थी। वो हमेशा लोअर पिच से गाते थे। वो बोल तान में एक्सपर्ट थे। उनकी रागों का तो नॉलेज भी बहुत एक्सीलेंट था। ये राग जो दे रखी है, ये इनकी वो फेवरेट रागा थी, जैसे कि टोडी दरबारी रामकली ललित। किंग ऑफ मैसूर भी इनसे बहुत खुश हुए थे, और 1906 में इन्हें गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया था। 1925 में इन्हें बंगाल संगीत परिषद और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी सम्मानित किया था वो अवार्ड देके। और इन्हें कोर्ट सिंगर भी बनाया गया था महाराजा ऑफ बड़ौदा के द्वारा। और इन्होंने एक लाहौर रेडियो स्टेशन पे एक प्रोग्राम भी किया था, और ये ऐसा प्रोग्राम किया कि इनकी ऑडियंस ने हमें अब भी याद है कि इन्होंने ये प्रोग्राम किया था। ये ख्याल, ध्रुपद और धमर में एक्सीलेंट थे, और इनकी टेक्निक नोट्स लेने की आगरा घराना की थी। इन्होंने कई स्टूडेंट को सिखाया, जिनमें से कुछ ये आटा हुसैन, पंडित दलीप चंद्र बेदी, लताफत हुसैन, शराफत हुसैन, और ये 64-65 के मर गए 5 नवंबर 1950 में बड़ौदा में। अगली आती है डेफिनेशन के पेज उनसे थोड़े से ज़्यादा है, इसलिए सबसे पहले इन टाइम थ्योरी और बायोग्राफी को याद करना। ये डेफिनेशन 5 पेज की है, इनके 6 मार्क्स कन्फर्म्ड है। तो डेफिनेशन में सबसे पहले आता है अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण या फिर ज्वेलरी। जैसे कि आभूषण व्यक्ति की शोभा बढ़ाते, वैसे ही अलंकार संगीत की। अलंकार में दो होते हैं, आरोही अवरोही। आरोह का उल्टा अवरोह होता है, और इसमें कई ताल होती है, रूपक, राग एक्सेट्रा। इसे पलटा भी कहते हैं, क्योंकि पलटा का मतलब उलटना। फिर बाद में अगला आता है कण। कण की सिंपल मीनिंग है एटम और ग्रेन। जैसे कि एटम और ग्रेन बहुत छोटा होता है, वैसे ही कण भी बहुत छोटा होता है। कण के अंदर हम बस टच ही करते हैं स्वर को, यानी कि सही से नहीं बोलते, जो कि है ना वो मेन स्वर से पहले और बाद में होता है, उसे पर स्वर भी कहते हैं, क्योंकि उसे बस टच ही करते हैं। और कण को यूज करने के लिए सिंगर को बहुत ज़्यादा अनुभवी होना होता है, वरना राग ही बिगड़ जाएगा। कण 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व लगन कण। ये कण है ना वो मेन स्वर से पहले यूज किया जाता है, और इसे लेफ्ट साइड में लिख के ऐसे डिनोट किया जाता है, ये पूर्व लगन कण है, यहाँ पे करने सा। अगला अनुलगन कण, ये मेन स्वर के बाद में यूज किया जाता है, और इसे ऐसे डिनोट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ग करने तो गा को छोटा सा लिख देंगे। अब अगला आता है खटका। खटका का बेसिकली ये मीनिंग होता है फियर, डाउट, एक्सेट्रा, और ये स्फुरित गमक की कैटेगरी में आता है। जब 4 या ज़्यादा स्वराज को जल्दी से टच किया जाए, वो भी फाटले में, इसे खटका कहते हैं। जैसे कि खटका अगर ये है दापा मापा, तो फिर से जल्दी से एक पढ़ेंगे दापा मापा ऐसे। और खटका का इस्तेमाल होता है ठुमरी, डाडरा और टप्पा में। अगला आता है ग्राम। ग्राम का बेसिकली मतलब होता है विलेज। जिस प्रकार से विलेज पीपल से बनता है, यानी कि लोगों से बनता है, उसी प्रकार से स्वराज और श्रुति से बनता है ग्राम। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षडज ग्राम, पंचम ग्राम और मध्यम ग्राम। षडज ग्राम में एंशिएंट टाइम में म्यूजिशियन ने हर एक वो स्वरा में के एंड में श्रुति को रखा, और वो षडज ग्राम बना। उनका रेशियो ये कि पहली श्रुति में ये इतनी श्रुति है ये कुल, यानी कि पहले सा में 4 श्रुति है, रे में 3, सा रे गा मा पा दा नी। इसके अंदर ये इतनी श्रुति है हर एक ग्राम में, यानी कि हर एक वो सा आप कह सकते हो उसे। आप इसे याद भी कर सकते हैं आराम से, 4-3-2 बीच में 4। अब अगला आता है पंचम ग्राम। अगर षडज ग्राम के हम एक कम कर दें पंचम स्वर की, यानी कि पंचम कौन था, सा रे गा मा पा, पंचम का एक कम कर दे, यानी कि 4 से 3 कर दिया। अब इसे कम किया है तो टोटल तो वो सेम ही रहेंगे श्रुतियाँ, तो फिर बाद में एक बढ़ जाएगा, तो ये 3 से 4 हो गया।
अब तो फिर बाद में पंचम ग्राम बन गया। और अब अगला आता है गंधाग्राम। ये गंधाग्राम स्वर्ग और देवलोक में गाया जाता था। ये पृथ्वी पे कभी आया ही नहीं, और आया भी था थोड़ा बहुत तो वो विलुप्त हो गया कब का, इसलिए इसका बहुत कम मेंशन मिलता है। फिर बाद में अगला आता है गमक। प्राचीन म्यूजिशियन के अनुसार गमक वाइब्रेशन से कंपन, स्वरों का कंपन ऐसे तरीके से कि वो सुनने वाले को खुशी दे। लेकिन वो अब वर्तमान के म्यूजिशियन का अलग मानना, उनके अनुसार जो भी चीज हार्ट के बॉटम से यानी कि हार्ट के नीचे से आए उसे, यानी कि सीरियसनेस यानी कि दिल से आए उसे ही गमक के देते। इसका मेन इस्तेमाल ध्रुपद में किया जाता है। अगला आता है मूर्छना। मूर्छना का वर्ड का ओरिजिनेट हुआ है मूर्छ से, जिसका मतलब होता है शाइनिंग या एमर्जिंग, यानी कि चमकना या उभरना। यानी कि वो शुरुआती में 21 मूर्छना थी और हर एक ग्राम में 7 मूर्छना थी, लेकिन वो गंधाग्राम तो कब का विलुप्त हो ही गया, तो उसकी वो 7 गई, तो फिर बाद में बची सिर्फ 14 मूर्छना अब प्रेजेंट में। अगला आता है अलाप। अब अलाप क्या होता है, किसी भी गाने से पहले ऐसे कहते हैं आ, या फिर कईयों में ओम, तो फिर बाद में है ना ये आलाप कहते हैं कि आलाप में है ना इलेबोरेट किया जाता है इस फीड में किसी भी राग के शुरुआती हिस्से को, और इसे इन चीज़ों से डेकोरेट किया जाता है। वन, गमक, मींड, खटका, मुर्की एक्सेट्रा। और अलाप फुल ऑफ फीलिंग होता है नेचर में। अब अलाप 2 टाइम के होते हैं, नॉम टॉम अलाप, जैसे कि कई गानों में पहले वो आता है ओम, उन्हें नॉम टॉम अलाप कहते हैं, और इनका इस्तेमाल रूपक ताल और भजन में किया जाता है। ये भक्ति से पूर्ण होते हैं। इनमें ओम गाते हैं। आकार लाप में उसी गाने के पहले अक्षर को खींच देते हैं, जैसे कि कोई भी गाना हो तो उसके पहले अक्षर को खींच दिया जाता है, और इत्थाई और अंतरा भी उसी से होंगे होते हैं। फिर बाद में अगला आता है ताना। ताना का मतलब होता है इलेबोरेट करना किसी भी चीज़ को। ताना के इस्तेमाल से गीत को इलेबोरेट किया जाता है। किसी भी स्वर को फासले यानी कि तेज़ गति में आकार में गाना एक ताना होता है, और ताना और आलाप में एक ही डिफरेंस होता है। अगर हम आलाप को तेज़ कर देंगे तो ये ताना बन जाएगा, और धीरे धीरे करेंगे तो आकार। और फिर बाद में अगला आता है मींड। मींड भी एक टाइप का एंशिएंट गमक ही है। इसके अंदर हम एक स्वर से दूसरे के ऊपर जाते आवाज़ को तोड़े बिना, यानी कि अगर हम जा से पा में गा रहे तो गा माँ को टच करेंगे, जैसे कि रगमपा रगमपा, ऐसे बस टच होंगे रगमपा, और इन्हें सही से अलग से सही से सुना नहीं जा सकता। बस र और मैं सुनेंगे, पा और गान सही से नहीं सुना जा सकता। इसे ऐसे उल्टा मुंह बना के भी डिनोट किया जाता है ऐसे। फिर बाद में अगला आता है मुर्की। म्यूजिक में मुर्की एक स्फुरित गमक का टाइप है, और मुर्की का मतलब होता है ईयरिंग, यानी कि कान में पहनने वाला। इसके अंदर किन्हीं भी 3 शरारत को तेज गति में गाना ही मुर्की कहलाता है। इसके अंदर स्वर मेन स्वर से पहले वाला और बाद वाला कन होता है। फॉर एग्जाम्पल सरसा जेनसा, इन्हें बस टच करते हैं और बीच वाले स्वर को सही से बोलते हैं। मुर्की मेन इस्तेमाल टप्पा, ठुमरी और डार्जा सिंगिंग में किया जाता है। तो ये हो गए पूरे 50 नंबर कन्फर्म।